मेरी लड़ाई हनीमून पर ही हो गई थी। हुआ यूं कि मेरे मना करने के बावजूद वो उस भेलपूरी बनाने वाले की ठेली की तरफ बढ़ गई। जुलाई का मौसम था, मानसून भरे दिन। मैंने उससे कहा कि ऐसी खुली चीज़ें मत खाओ, बीमार पड़ जाओगी। वो मानी नहीं और मुरमुरे का एक पत्ता बनाने के लिए कह दिया। मैं दूर खड़ा देख रहा था। एक तिकोन पत्ते पर कुरकुरे मुरमुरे के ऊपर बारीक कटे उबले आलू, कटी प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, खट्टी मीठी चटनियों का मिश्रण, ऊपर से नींबू का रस। मुझे मुरमुरे बनाने वाला बड़ा भद्दा लग रहा था और नींबू निचोड़ते उसके काले हाथ बेहद गंदे। मुझे घिन सी आ रही थी। सुष्मिता मसालेदार मुरमुरों का तिकोना थामे मुस्कुराते हुए मेरे करीब आई, चटखारे लेकर खाने लगी। मेरी तरफ भी तिकोना बढ़ाया। मैंने मना कर दिया, खा भी लो, ऐसे भी क्या अपने को क्या बचा रहे हो। वो उलाना देती बोली, मैंने स्पष्ट इनकार किया। लो भी ना, चखो तो सही, बड़ा चटपटा है। सुष्मिता, जिद मत करो, मुझे ऐसी खुली चीजें खाना पसंद नहीं, मैंने सख्ती से कहा। वो रूठ गई, तिकोना फेंक दिया। सारे मुरमुरे बिखर गए। कटे आलू, कटी प्याज, मिर्च, चटनी हवा में तितर बितर। मैं थोड़ा स्तब्ध हुआ, मगर अंदर ही अंदर थोड़ी खुशी सी भी हुई। मैं उससे प्यार से बोला, सुमी, मैं तुम्हें एक परिष्कृत रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा, कॉन्टिनेंटल खाना। वो मुंह चिढ़ाए बैठी रही। कहने लगी, जो चाट ये ठेली वाले बनाते हैं वे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट वाले नहीं बना सकते। खैर, उसका मूड थोड़ी देर में ठीक हुआ और हम बॉटेनिकल गार्डन से निकलकर ऊटी झील की तरफ बढ़ गए। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। वो मस्ती में अपने हाथ फैलाते हुए गुनगुनाने लगी, इतना भी न खुद को बचाया कर, बारिश होती है तो भीग जाया कर। मैं मुस्कुरा गया। भीगने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था, ना ही बरसाती और ना ही गमबूट। छाता भी हमारा गया था टूट। दुर्लभ किस्म के पेड़ पौधे और खूबसूरत झाड़ियाँ। लोग झील में मोटर बोट, पैडल बोट और रो बोट्स में बोटिंग का लुत्फ उठा रहे थे। कई प्रकृति प्रेमी और रोमांटिक युगल नजर आ रहे थे। सुष्मिता भी रोमांचित हो उठी। उस बाग में जहाँ अच्छा खासा जनसमूह उमड़ा हुआ था, एकाएक मेरे कंधे से झूलने लगी। वो मांसल गदराए बदन की, मैं पतला दुबला इंसान। मैं लड़खड़ा गया। सुष्मिता, संभल कर भाई, संभल कर, फिसलन है। पीछे से चला आ रहा एक युवक हमसे बोला। सुष्मिता जोरों से खिलखिलाने लगी। मैं आग बबूला हो गया। सुष्मिता से उत्तेजित स्वर में बोला, होल्ड योरसेल्फ, अपने पर संयम रखो, सार्वजनिक स्थान पर तमाशा मत करो। उसने झट से मुझ पर 2 लेबल मर दिए, अनरोमांटिक, बोर। चेहरा उसका गुस्से से लाल हो गया और चाल धीमी होकर वो ठहर गई। उसने जो 2 लेबल मुझ पर मढ़े थे, मेरे तन मन में उनसे एक बौखलाहट उत्पन्न हो गई थी। मैंने भी अपना मुंह फेर लिया। पूरी शाम हम दोनों उस सुंदर उपवन में एक दूसरे से खफा मुंह फुलाए बैठे रहे। धीरे धीरे उसके लेबलों की संख्या बढ़ती ही गई। मैं उससे बहुत कम बात करता हूँ। उसे छोड़कर पूरी दुनिया के लिए दानशील कर्ण की तरह हूँ। न जाने कितनी तरह की तोहमतें वो मुझ पर लगाया करती। मैंने भी उससे कई बार कहा कि जो एक वक्ता की तरह बिना किसी विराम चिन्ह के बोलती है, मुझे कतई पसंद नहीं। सुष्मिता का यही हाल था। वो अत्यधिक बातूनी थी। लहजा भी उसका परिष्कृत नहीं था, सो और कोफ्त होती थी। इंसान की उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थे इंसानों से मिलना, उनसे बतियाना, गपशप करना, उनकी पीठ पीछे उनकी चर्चा, उनकी निंदा करना, उन्हें कोसना उसे अत्यधिक प्रिय था। ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारी मित्र मंडली, रिश्तेदारी या मेरे परिवार का नहीं था जिसे वह कोसा न करती हो। हाँ, कभी कभार वो लोगों की प्रशंसा भी किया करती थी और तब वो उस व्यक्ति विशेष की तारीफ के वो पुल बांधती कि झेलना मुश्किल हो जाता। मैंने उसे प्यार से समझाया, फटकारा भी, मगर वो एकदम चिकना घड़ा थी। सुम्मी, तुम मेरी पत्नी हो, एकेडमिशियन की पत्नी। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी की बातचीत का स्तर
इतना घटिया हो कि वो सास, ननद या पड़ोसिनों पर चर्चा करने में सारा समय जाया कर दे। अपनी रुचियों को थोड़ा परिष्कृत करो, थोड़ा विस्तृत करो, अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाओ, अपने बातचीत के स्तर को जरा ऊपर उठाओ। देखो देश में क्या हो रहा है। मुझे कश्मीर के आतंकवादियों के विषय में बात नहीं करनी, ना ही मुझे नर्मदा बचाओ, टिहरी बांध हटाओ में कोई दिलचस्पी है। बोफोर्स कांड से मुझे कोई सरोकार नहीं। उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना के अलग राज्य बनने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एकाएक रुककर मेरी आंखों में झांकते हुए उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, बातचीत के ऊंचे स्तर से आपका अभिप्राय यही है ना? फिर वो बड़ी बेदर्दी से अपने कंधे पर रखा मेरा स्नेहमय हाथ झटकते हुए शब्दों को चबा चबा कर कहने लगी, मुझे ये स्वीकार करने में तनिक भी हिचक नहीं है कि मैं समाज शास्त्र में सेकंड डिवीजन से बीए पास एक निहायत ही साधारण घरेलू किस्म की औरत हूँ। गॉसिप करना मेरी आदत है। याददाश्त उसकी अनोखी थी। 10 साल पहले तुम्हारी माँ ने मुझे इस बात पर इतने लोगों के सामने इस तरीके से डांटा था और तुम चुपचाप सामने खड़े मेरी इज्जत का जनाजा उठते देखते रहे थे। 5 साल पहले जब हम आपके भाई के परिवार के साथ वैष्णो देवी की यात्रा पर गए थे, तो आपके भाई की बीवी ने, क्यों हर समय गड़े मुर्दे खोदती रहती हो? मैंने चिल्लाते हुए उसे टोका। मुर्दे तो दफन हुए ही नहीं, ये तो कफन ओढ़े मेरे सीने में आज भी लटक रहे हैं। एकाएक उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया, याचना भरे स्वर में बोली, बस एक बार कह दो कि तुम्हारी माँ ने मुझे गलत डांटा था। तुम्हारे भाई की पत्नी का व्यवहार वास्तव में बड़ा बेगाना था। मुझे शांति मिल जाएगी। यकीन मानो हृदय में लटक रहे सारे मुर्दे दफन हो जाएंगे। मुझे कुछ याद नहीं। वैसे भी मैं भूत और भविष्य में नहीं, वर्तमान में जीना पसंद करता हूँ। मैंने अपना हाथ खींचते हुए कहा। वो हथेलियों से अपना चेहरा छुपाए सुबकने लगी। सिसकियों के बीच अटक अटक कर कहने लगी, मुझे तुम्हारी माँ की झड़कियाँ या किसी और का तटस्थ व्यवहार उतना आहत नहीं करता जितना कि आपका ये उदासीन व्यवहार। शादी के 7 वर्षों बाद, यानी छोटे बेटे वरुण के जन्म के उपरांत, उसकी तबीयत कुछ खराब सी रहने लगी। वैसे वो दिखने में बिल्कुल स्वस्थ, बिस्तर में एकदम चुस्त व रोजमर्रा के अपने सभी कार्यकलापों को बखूबी करने में सक्षम थी। लेकिन वो अक्सर शिकायत करने लगी कि वो अपनी तबीयत ठीक नहीं महसूस करती। एक अनजाना भय उसके मन में समाया रहता है। एक दिन तो वो मुझसे लिपटकर कहने लगी, मुझे बचा लो, मैं अभी जीना चाहती हूँ। मुझे उस पर दया आ गई। मैं उसे बड़े अस्पताल ले गया, बड़े से बड़े अस्पताल ले गया। कुशल से कुशल चिकित्सकों को दिखाया। उसके कई तरह के टेस्ट हुए, ब्रेन स्क्रीनिंग, इकोकार्डियोग्राफी, एक्सरे, ब्लड टेस्ट वगैरह वगैरह। डॉक्टर ने मुझसे कहा, शारीरिक तौर पर तो आपकी पत्नी ठीक हैं, लेकिन वो स्वयं को स्वस्थ महसूस नहीं करती, तो शायद इसका कारण उनके मन का कोई वहम, कोई फिक्र या कोई उदासी हो। उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाओ। मैं उसे शहर के नामी मनोचिकित्सक के पास ले गया। मनोचिकित्सक ने कुछ ट्रैंकुलाइजर्स व अच्छी गहरी नींद के लिए गोलियां लिखकर दे दी। उसका रोज रोज सेवन करने लगी। कुछ दिनों बाद उसने दवाइयों व मनोचिकित्सक को कोसना शुरू कर दिया कि इन दवाइयों से बड़ी सुस्ती आती है, हर समय आंखें नींदी रहती हैं, कोई काम करने में मन ही नहीं लगता। भगवान करे मनोचिकित्सक के चंगुल में कोई ना फंसे। चाहे किसी को कोई मनोविकृति होगी भी नहीं, पर ये मनोचिकित्सक उसके मन में जरूर भर देंगे कि वो मनोरोगी है, डिप्रेशन का शिकार है। उसने दवाइयाँ अपने आप ही बंद कर दी। दवाइयाँ बंद की तो फिर दूसरी तरह की शिकायतें शुरू हो गईं। नींद नहीं आती, दिल तेज धड़कता है, इत्यादि इत्यादि। बहरहाल मैं उसके स्वास्थ्य से बिल्कुल आश्वस्त था। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर ने उसे शारीरिक तौर पर बिल्कुल स्वस्थ घोषित कर दिया था। सब कुछ उसके मन का वहम है। किसी शुभचिंतक ने उसे सुझाया कि योगा सीखो, मन शांत व तन प्रफुल्लित रहेगा और नींद अच्छी आएगी। उसने हंसा बहन का योगा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। हस्त योगा, प्राणायाम और ध्यान लगाना सीखने लगी। पीतल का एक ओम खरीद लिया।
उसे सामने रखकर अगरबत्ती जलाकर रोज सुबह शाम ओम और गायत्री मंत्रों का उच्चारण करने लगी। वो अपने आध्यात्म में और मैं अपने रिसर्च में लीन। जब मैंने स्वीडन की लुंड यूनिवर्सिटी में नौकरी का आवेदन स्वीकार किया और स्वदेश छोड़ विदेश जाने का फैसला ले लिया, तब भी उसने बहुत हो हल्ला मचाया। ये एक महान लक्ष्य था। वही इंसान को आगे बढ़ाता है जो एक महान लक्ष्य अपने जीवन में रखता है। मैं कुछ वर्षों से जीनोमिकी अनुसंधान में लगा था। दक्षिणी स्वीडन में स्थित लुंड नगर के लुंड यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के जीनोम अनुसंधान केंद्र में मेरी नियुक्ति हुई थी। मुझे वहाँ शोध करने के नए अवसर मिलने थे। सुष्मिता ने रट पकड़ ली। मुझे अपने देश व परिवार को छोड़कर विदेश नहीं जाना। आपको ना सही, पर मुझे अपने देश से प्रेम है। मैंने उसे तर्क दिया, देश प्रेम और विदेश जाना दो अलग अलग बातें हैं। गांधी जी इतने बड़े देश प्रेमी थे, पर उन्होंने भी अपनी जिंदगी का एक लंबा समय दक्षिण अफ्रीका में व्यतीत किया था। नेहरू जी ने भी लंदन जाकर वकालत पढ़ी थी। खैर, मुझे उसके पीछे पड़ने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे दोनों बच्चे 11 वर्षीय मयंक और 5 वर्षीय वरुण यूरोप जाने के लिए बहुत रोमांचित थे, सो उन्होंने अपनी माँ को स्वीडन चलने के लिए राजी कर लिया। डेनमार्क और स्वीडन की सीमांत पर बसा लुंड एक कम आबादी व शांत नगर था। स्वीडन आने के नाम से ही सुष्मिता क्षुब्ध थी, और फिर यहाँ की ठंडी जलवायु तथा प्रतिकूल सामाजिक स्वरूप को देख उसकी हाय तौबा और बढ़ गई। हाय, तो गजब की वीरानी है। एक पतंगा तक भी हमारे घर नहीं आता। फोन की एक घंटी के लिए यहाँ तरस जाते हैं। ऊपर से मौसम इतना बेजान, कड़ाके की ठंड और सूरज देवता आसमान से गायब। यहाँ तो प्रकृति और सृष्टि का कोई अनुशासन ही नहीं। जाड़ों में सूरज निकलता नहीं और गर्मियों में छिपता नहीं। हमारे देश में देखो, सूरज समय से निकलता है और समय से छिपता है। ऋतुएं अपने नियत समय पर आती जाती हैं। फिर वो एकदम से मयंक पर बिफर पड़ती कि इसने ही जिद की मुझसे अपना अच्छा खासा देश छोड़कर इस भयावह परदेश में आने की। मयंक सहम जाता, रुआंसे स्वर में कहता, सॉरी मामा, मुझे नहीं मालूम था कि आपको यहाँ इतना खराब लगेगा। मुझे सुष्मिता पर बहुत गुस्सा आने लगता कि पहले ये सिर्फ मुझ पर ही दमकती थी, अब सियाने हो रहे लड़के पर भी दमकने लगी है। अपनी तमाम शिकायतों के बावजूद सुष्मिता ने नए परिवेश में स्वयं को ढालने व बसाने की अच्छी कोशिश की। सर्वप्रथम प्रयत्न विदेशी भूमि में अपना सामाजिक दायरा विकसित करने की दिशा में हुए। स्टॉकहोम में भारतीय दूतावास के कार्यालय जाकर उसने लुंड में बसे भारतीयों के विषय में पूछताछ की, लोगों के घर फोन किए, लोगों से बातचीत की, लोगों को घर आमंत्रित किया, स्वीडिश भाषा भी सीखनी शुरू की। यहाँ आकर वो 2-3 सामाजिक संस्थाओं की सदस्य बनी। कुछ माह उपरांत वो लुंड में स्थित एक आध्यात्मिक संस्था जिसके अनुयायियों के सद्गुरु भारतीय थे, उससे भी जुड़ गई। 8 मुंह वाले एक रुद्राक्ष को काले रंग के धागे में पिरोकर उसने अपने गले में लटका लिया। घर के ड्राइंग रूम में गुरुजी की प्रतिमा सज गई। सच कहूँ तो मुझे अपने घर के ड्राइंग रूम में उसके गुरुजी की फोटो लगाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं किसी व्यक्ति विशेष की पूजा के खिलाफ था, मगर मैं ये सोचकर खामोश रहा कि अगर उसे इन बातों से शांति मिलती है तो चलो ठीक है। वो प्रतिमा के सामने ध्यान लगाकर बैठने लगी। मयंक व वरुण को उसने सख्त हिदायत दे दी कि जब वो ध्यान लगाने बैठती है तो एक तिनका गिरने की भी आवाज नहीं होनी चाहिए। बच्चे पूरी निष्ठा से अपनी माँ का आज्ञा का पालन करने लगे, परंतु मुझे ऐसे देखकर कोफ्त होने लगती। अपनी कोफ्त प्रकट करता तो वो चहकते हुए दलील देती, देखो इन विदेशियों के जीवन के कितने ही पहलू इनकी सरकार द्वारा सुरक्षित रहते हैं, लेकिन ये भारतीय योगियों की शरण में आकर स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। आप भी इनकी शरण में आ जाइए, मेरे साथ बैठकर मेडिटेशन कीजिए, परम शांति की अनुभूति होगी। मैं चिढ़कर उस पर झल्लाता, मुझे इन तथाकथित गुरुओं में ना कोई विश्वास है और ना ही मुझे इनकी जरूरत। रजनीश का नाम तुमने सुना होगा,
कितना बड़ा धूर्त निकला वो। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, कहकर वो खामोश हो जाती। मुझसे कोई वितर्क नहीं करती, परंतु अपनी आंखें मूंद कर ध्यान में लीन हो जाती। आध्यात्म की ओर बढ़ते उसके कदम सांसारिक भोगों से उसकी अभिरुचियों को बिल्कुल भी नहीं घटा पाए थे। सैर सपाटा, घूमना फिरना, चटपटी चीजें खाना, लोगों की बुराई करना उसे अभी भी बेहद पसंद था। उसकी वे पुरानी शिकायतें व नुक्ताचीनी करने की आदतें बरकरार थीं। एक दिन सुंदरम दंपत्ति ने हमें सपरिवार अपने यहाँ अपने बेटे के जन्मदिन पर निमंत्रित किया था। वो बन ठन सज संवर कर एक उमंग से पार्टी में गई। वापस घर लौटी तो उसका मुंह बना हुआ था। मुंह बितकाते हुए बोली, अरेंजमेंट तो अच्छा था मगर मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार। अरे मैं तो कहती हूँ कि केवल 2 चीज़ें खाने में बनाओ, लेकिन मेहमान को मीठी जुबान में पूछ लो, वही काफ़ी होता है। अरे भाई, बफे सिस्टम में ऐसा ही होता है। खाना और ड्रिंक्स मेज पर परस दिए जाते हैं। मेहमान अपने आप लेते हैं, खाते पीते हैं, कोई किसी को नहीं पूछता। मैंने कहा, आप मुझे बफे सिस्टम का मतलब मत समझाओ, मैं सब जानती हूँ। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि घर आए मेहमानों को बिल्कुल उपेक्षित कर दो। मिसेस सुंदरम को मेहमानों को एंटरटेन करना ही नहीं आता। वो जरा सी भीड़ देखकर झुंझला जाती हैं। भाई कौन कहता है उन्हें कि तुम अपने घर लोगों को बुलाओ, पर घर बुलाकर लोगों की इंसल्ट तो मत करो। मिसेस सुंदरम ने किसी की कोई इंसल्ट नहीं की। तुम अपने दृष्टिकोण को थोड़ा उदार बनाओ। बात बात पर हर किसी को कोसना, आलोचना करना ठीक नहीं। मैं गुर्राया, आपने तो मेरी हर बात को काटने का फैसला किया हुआ है। मैं खुलकर अपने घर में किसी को कोस भी नहीं सकती। मैं किसी को क्या कहूँ? मेरा तो सबसे बड़ा दुश्मन मेरा पति है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं चीखा। पापा काम डाउन, होल्ड योरसेल्फ। 13 वर्षीय मयंक मुझसे बोला। मैंने अपना स्वर संयत करते हुए रुआंसे स्वर में कहा, देखो तुम्हारी मम्मी हर समय मुझ पर कैसे कैसे आरोप लगाती रहती है। तंग आ गया हूँ मैं। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारी मम्मी के लिए। इतने ऐशो आराम से उसे रखा हुआ। कभी पेरिस, कभी लंदन की सैर करवाता हूँ। जब इंडिया में वो बीमार पड़ी थी तो मुंबई के बड़े से बड़े अस्पताल में ले जाकर महंगे से महंगे उसके टेस्ट करवाए थे। पर आप उनकी हर बात को काटते क्यों रहते हो? मयंक मुझसे पूछने लगा। जस्ट से यस बट शी सेज। वो मुझे समझाने लगा। हाँ पापा, जस्ट से यस टू ममा, जस्ट से यस। इट हैज ओनली 3 लेटर्स, YES, सो इजी टू से यस। 7 वर्षीय छोटा वरुण भी मुझे समझाने लगा। मैंने सुष्मिता की ओर देखा, वो मुस्कुरा रही थी, एकदम भरी मुस्कान। मुझे वह दोनों बेटों के बीच एकदम सुरक्षित नजर आई। मेरी खुंदक बढ़ गई। धीमे से बुदबुदाया, बड़ी चतुर औरत है, दोनों बेटों को अपनी तरफ कर रही है। उसकी पारखी नजरों ने मेरे ओठों की गति से शब्दों को तुरंत भांप लिया। एकदम से बोली, मैं किसी को अपनी ओर करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, और जब कभी ये हुनर सीखूंगी तो बेटों से पहले पति को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करूंगी। बिना किसी पर दृष्टि केंद्रित किए वो सोफे पर बैठी बड़बड़ाने लगी। उसकी बड़बड़ाहट से लगा कि मेरे बोले शब्द उसके मर्म को भीतर तक कचोट गए। पेरिस लंदन घुमाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं करते। यूरोप में जो कोई रहता है वो धीरे धीरे पूरा यूरोप घूम लेता है। बड़े बड़े अस्पताल में इलाज करवाया तो क्या कोई परोपकार किया जो बार बार दम भरते हो? पत्नी हूँ तुम्हारी। अपना मायका, अपने माता पिता, भाई बहन, यहाँ तक कि अपना देश तक छोड़ दिया तुम्हारे पीछे। वो बड़बड़ाती रही। मैं और दोनों बेटे उसकी बड़बड़ाहट सुनते रहे। ध्यान तो रखते हैं मेरा, पर कोई संवेदना नहीं जताते। मैं पति के रूप में एक ऐसा अंतरंग मित्र चाहती थी जो मेरी अपेक्षाओं, भावनाओं और शिकायतों को समझ सके। मेरी उफ में उफ व मेरी हंसी में हंस सके। मेरी आवाज में अपनी आवाज मिला सके। एक सुबह जब वो आदम का दर्पण के सामने खड़ी अंगड़ाई ले रही थी तो उसने अपने गर्दन के पास 2 उभार देखे। वो घबराकर दौड़ी मेरे पास आई। मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। गर्दन में उभरी गांठें देख मैं भी विचलित हो गया। ऑफिस जाने के बजाय उसे डॉक्टर के पास ले गया। फिर कई प्रकार के मेडिकल टेस्ट हुए।
गांठों की बायोप्सी, एचआईवी वायरस की जांच व अन्य इन्फेक्शंस की पुष्टि के लिए अनेकों परीक्षण। अंत में डॉक्टर ने कहा कि उसे लिम्फ ग्लैंड्स की ट्यूबरक्लोसिस है। 8-10 माह तक कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी। सुष्मिता ने जिद पकड़ ली कि उसे अपने देश वापस जाना है, वो वहीं मरना चाहती है। मैं उसे समझाता कि ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन आजकल एक आम बात हो गई है, अब कोई से बीमारी से नहीं मरता। मन के भीतर भय मुझे भी बैठ गया था। डॉक्टर के कहने के बावजूद कि लिम्फ ग्लैंड्स की टीबी संक्रामक नहीं होती है, मैं उसके ओठों से फिर अपने ओठ नहीं मिला सका। बच्चों को भी, विशेषकर वरुण को, मैंने हिदायतें देनी शुरू कर दी कि वो अपनी माँ से थोड़ा कम ही चिपका करे और उसका जूठा न खाया करे। बच्चों को इस प्रकार से हिदायतें देने से वो नाराज भी हो जाती, लेकिन उसकी झल्लाहट कहीं और निकलती। बड़ा दम भरते हो तुम यहाँ की सफाई का, कि इन पाश्चात्य देशों में गजब की सफाई है। बैक्टीरिया और वायरस यहाँ की शुद्ध हवा में तैरते हुए नजर नहीं आते। हमें तो अपने देश की गंदगी मुबारक, वहाँ कभी नहीं लगे मुझे ऐसे इन्फेक्शंस। डॉक्टर ने कहा है कि ये इन्फेक्शन तुम्हें सालों पहले कभी लग गया होगा, जब तुम इंडिया में रही होगी। अभी तो बस बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो गए हैं। बैक्टीरिया की वृद्धि को तुम्हारा इम्यून सिस्टम रोक नहीं पाया। मैं डॉक्टर के कहे अनुसार उसे व बच्चों को हफ्ते में 2 दिन स्विमिंग व 3 दिन बैडमिंटन के लिए ले जाने लगा। एक दिन वो स्विमिंग पूल में मुझसे बुरी तरह लिपट गई। वह धड़ाधड़ मुझ पर ऊपर से नीचे तक चूमने लगी, वो भी अपने स्विमिंग पोशाक में और मैं भी अपने स्विमिंग पहनावे में। उसका अर्धनग्न और भीगे बदन का स्पर्श मुझे गुदगुदा रहा था, लेकिन मैं अपने चारों ओर की भीड़ और सामने खड़े अपने दोनों बेटों की वजह से बुरी तरह संकोच में गड़ गया। मैंने उसे अपने से परे झटकते हुए थोड़े उत्तेजित व थोड़े अचरज भरे स्वर में कहा, अरे अरे, ये सबके सामने क्या कर रही हो? हम हिंदुस्तान में नहीं, विदेश में हैं। वो एक मादकता भरे अंदाज में बोली, यहाँ लोग चिपकने व चुंबन लेने का काम कहीं भी कर लेते हैं। जरा नजरें उठाकर अपने आसपास तो देखिए प्रोफेसर साहब। मैंने अपनी नजरें उठाई और स्विमिंग पूल के चारों ओर फेरी। कितने ही युगल एक दूसरे के आलिंगन में अधरों से अधर सटाए प्रेम मुद्रा में खड़े थे। अरे तुम इन गोरे लोगों की नकल मत किया करो, हम इंडियन हैं, हमारी संस्कृति इनसे सर्वथा भिन्न है। अजीब आदमी है आप। विदेश में रहना चाहते हो, लेकिन विदेशी नहीं बनना। इंडियन बने रहना चाहते हो, मगर इंडिया में नहीं रहना चाहते। ये तो भाई हिपोक्रेटिक मानसिकता हो गई। वो मेरे नग्न पेट पर मुक्के मारते हुए, अपनी आंखों को मिचकाते हुए एक मस्त अंदाज में बोली। एक क्षण मुझे कोई उपयुक्त जवाब नहीं सूझा। फिर मैं मयंक व वरुण की ओर इशारा करते हुए तत्काल बोला, इन विदेशियों की तुम्हें परवाह न सही, लेकिन अपने बेटों का तो ख्याल रखो। वो कुछ बोलती उससे पहले मयंक मुस्कुराते हुए बोला, वेल शी इज योर वाइफ, शी कैन किस यू। 14 वर्षीय मयंक के मुख से ऐसा सुनकर मैं बहुत चक्कर रह गया। सुष्मिता को तुरंत बल मिल गया। वो शुरू हो गई, मयंक, तुम्हारे पापा शुरू से ऐसे ही नीरस स्वभाव के थे। इन्होंने हमेशा मेरा अच्छा खासा मूड खराब किया है। पता है मयंक, जब हम शादी के बाद हनीमून के लिए ऊटी गए थे तो उसे मयंक से ऐसे बेबाक बातें करते देख मैं आग बबूला हो गया। गुस्से से दांत पीसते हुए धीरे से बोला, तुम्हारे दिमाग का क्या दिवाला निकल गया है जो अब अपने बेटे से डिस्कस करोगे? जिस शब्द को मैं बोल नहीं पाया, उसने बड़ी आसानी से उसका इस्तेमाल कर लिया। मुझे अपने जवान होते बेटे से सेक्स पर चर्चा करने में कोई झिझक नहीं। फिर उसने मयंक का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कहने लगी, आ मयंक, मैं तुझे बताती हूँ स्त्री पुरुष के संबंध क्या हैं। तुझे तस्वीरों वाली सेक्स की किताबें इधर उधर से लाकर अपने बेडरूम में बैठकर छुप छुप कर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तेरी माँ तुझे बहुत कुछ समझाया करती है। वो तुझे ये भी समझाएगी कि यौन विज्ञान क्या है, तेरी उत्पत्ति कैसे हुई। वो मयंक का हाथ पकड़े स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर लॉन की तरफ बढ़ गई। मैं पीछे से दोनों को जाते हुए ठगा सा देखता रह गया। दोनों अर्धनग्न, उनकी भीगी देह से पानी टपक रहा था। साथ ही सुष्मिता के शब्द हथौड़े से मेरे कानों में बज रहे थे। तुझे तस्वीरों वाली सेक्स की किताबें इधर उधर से लाकर अपने बेडरूम में छुप छुप कर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तेरी माँ
तुझे समझाएगी कि तेरी उत्पत्ति कैसे। वो शायद अपने लड़कों के विषय में मुझसे ज़्यादा जानती है। बड़ी अजीब औरत है, मेरे मुख से निकला। मेरे व सुष्मिता के बीच बहसों की आवृत्ति बढ़ती ही चली गई। बच्चे भी हमारे आए दिन के मनमुटाव व तकरार से परेशान से रहने लगे थे। 15 वर्षीय मयंक ने तो हमें धमकी ही दे दी थी कि यदि हमने घर में शांति नहीं रखी तो वो घर से भागकर कहीं चला जाएगा। मयंक की धमकी से सुष्मिता में एकदम से एक परिवर्तन आ गया। उसने एक चुप्पी ओढ़ ली और हमारे बीच एक मौन व्याप्त रहने लगा। उसने शादी के दूसरे महीने ही जो बात कही थी कि अगर वह कुछ पलों के लिए चुप हो जाए तो हमारे संबंध भारत व पाकिस्तान जैसे बन जाते हैं, बिल्कुल सही प्रतीत हो रही थी। बस छुटपुट आवश्यक बातें टुकड़ों में होने के अतिरिक्त हमारे बीच कोई विशेष वार्ता हो ही नहीं पाती। मैं इस समायोजन से कुल मिलाकर खुश था। एक सुकून भरी खामोशी थी। मेरे सामने वो न मौसम को, न जगह को और न ही व्यक्तियों को कोसा करती। ना ही वो अपने आध्यात्मिक गुरुओं की मुझसे प्रशंसा करती और ना ही अपनी रोगी काया की मुझसे किसी प्रकार की कोई शिकायत करती। उसकी दिनचर्या के अंतरंग अंग बन गए थे अपने गुरुजी की फोटो के साथ सामने बैठकर घंटों मेडिटेशन करना, ओम व गायत्री मंत्रों का उच्चारण करना, अपने गले में लटके रुद्राक्ष को बार बार चूमकर संस्कृत के एक श्लोक बुदबुदाना, दर्शन व वेदांत की पुस्तकों को पढ़ना। जब कभी रात को उसे नींद नहीं आती तो वो उठकर बैठ जाती, मेडिटेशन करती, रुद्राक्ष को चूमती, गायत्री मंत्र का उच्चारण करती। जब इनसे बात नहीं बनती तो अपनी पुस्तकों को लेकर कुर्सी पर बैठकर पढ़ने लग जाती। किसी ने उसे सुझाया होगा कि तलवों की मालिश से नींद अच्छी आती है। उसने तलवों की मालिश के लिए प्लास्टिक की नुकीले कांटों वाली एक मशीन खरीद ली। रोज सोने से पहले वो मशीन पर चढ़कर जॉगिंग किया करती। कभी कभी आधी रात को भी बिस्तर से उठकर उसके ऊपर जॉगिंग करने लगती। मैं उलीदी आंखों से गुमसुम उसकी गतिविधियों को पल भर देखता, फिर गहरी नींद में सो जाता। उस दिन वो मिसेस डाडेकर को किसी बात पर पकड़कर बैठ गई थी। जो कोसना शुरू हुआ तो वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं ऑफिस से उसी समय थका हारा घर लौटा था। चाय वगैरह पूछने के बजाय उसे इस तरह भुनभुनाते देख मुझे बुरा तो लगा, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। चुपचाप किचन में गया, 2 कप चाय बनाई, 1 कप उसके सामने मेज पर रख दी, वह एक मैं खुद पीने लगा। उसने चाय का प्याला उठाया नहीं, बहुत आवेश में थी। गुस्से से मुझसे बोली, तुम पूछोगे नहीं कि मैं क्यों चिल्ला रही हूँ। मैं खामोश चाय पीता रहा। मिसेस डाडेकर ने वो बोलती गई और मैंने उसके वक्तव्य को पूर्णतः उपेक्षित करते हुए मेज पर रखा अखबार उठा लिया, आंखों पर चश्मा चढ़ाकर पढ़ने लगा। वो मेरे सामने से अखबार छीनने लगी, उस पर खींच गया। ये तुम्हें बेमतलब का हर क्षण कैसा आवेश रहता है? जब तुम किसी को कोसती हो तो अपनी भाषा की ओर ध्यान भी नहीं देती। मिसेस डॉडेकर के विषय में तुम इतनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रही हो। मुझसे नहीं सुना जाएगा ये सब। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबा में झांक कर देखो प्रोफेसर साहब। 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। अपने हाथ को नचाते हुए वो एक गहरे कटाक्ष से बोली, क्या कहा तुमने? किसे कोसता हूँ मैंने तैश में आते हुए पूछा। तुम अपने देश को, अपनी भारत माता को कोसते हो। जब भी हम किसी महफिल में लोगों के बीच शामिल होते हैं, तुम कैसे ऊंचे स्वर में अपने देश और वहाँ की व्यवस्था प्रणाली को कोसने लग जाते हो। अपने राजनेताओं को तो तुम हर समय गाली बकते रहते हो। यहाँ तक कि तुम गांधी जी जैसे महान पुरुष को भी कोसने से बाज नहीं आते। मुझे महिलाओं के लिए उपयुक्त भाषा इस्तेमाल करने की सीख देते हो। जरा अपनी भाषा पर ध्यान दिया करो। जब तुम मोनिका ल्यूविन्स, जयललिता, मायावती, सोनिया गांधी पर गंदी व भद्दी टिप्पणियां कसते हो। गांधी के विषय में उसकी टिप्पणी बिल्कुल सही है कि देश के लिए उसका योगदान ही क्या है, सिर्फ 2 बच्चे। यानी सोनिया गांधी के विषय में ये कहकर तुमने दुनिया की हर माँ की तौहीन की है। अरे अगर माँ है तो ये सृष्टि है। वो एक सांस में बोलती गई। मैंने मन ही मन कहा कि इससे उलझने से कोई फायदा नहीं। ये तो पता नहीं कैसे कैसे ऊल जलूल तर्कों से अपना पलड़ा ऊपर रखना चाहती है। मैंने पास में खड़े मयंक से बस इतना कहा,
तुम्हारी मम्मी बड़ी नैगिंग है। नैगिंग नहीं, टची है, वो बोला। फिर एक क्षण रुक कर वो मुझे शिक्षा देने वाले स्वर में कहने लगा, आप बस मम्मी की हाँ में हाँ मिलाया कीजिए। तुम दोनों भाई मुझे ऐसा करने की सीख देते हो। अपनी मम्मी को कभी कुछ क्यों नहीं कहते? क्योंकि मेडिटेशन, सद्गुरुओं, गायत्री मंत्रों और कांटे वाली जॉगिंग मशीन की ज़रूरत मम्मी को पड़ती है, आपको नहीं, वो बोला और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मयंक की बात का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। एक तो मैं स्वयं की नज़रों में बिल्कुल सही था, क्योंकि मैं मानता था कि मैं एक पति के दायित्वों को अच्छे से निभा रहा हूँ। दूसरी बात, मैं उसके स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल आश्वस्त था। मनोचिकित्सकों ने भी उसे एकदम स्वस्थ घोषित कर दिया था। सच कहूँ तो मुझे सुष्मिता की ये बातें, उसका व्यवहार एक ढकोसला लगने लगा था। वो मुझे कुलझे स्वभाव की महिला लगती। कभी उसकी वाणी से पावन मंत्र फूटते, तो कभी टीका टिप्पणियों की बेवजह बौछार शुरू हो जाती। मैं उसके साथ अपना स्वर हरगिज नहीं मिला सकता था। फिर मैं एक रिसर्चर था, नई नई रिसर्च में डूबा रहता था। वैज्ञानिकों के साथ मिलकर जीन थेरेपी पर मेरा काम चल रहा था। मैं घर के बाहर निकल आया। लॉन के चारों ओर बने सीमेंटेड फर्श पर वरुण मुझे स्केटिंग करते हुए नजर आ गया। मयंक कहाँ है? मैंने उसके समीप जाकर पूछा। भैया शायद क्लब गया हुआ है, उसने लापरवाही से जवाब दिया। पता है, तुम्हारे पापा को इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहा है अगले हफ्ते। तुम्हारे पापा अवार्ड लेने लंदन जा रहे हैं, मैंने चहकते हुए कहा। अच्छा, आपने मम्मी को बताया? ठहरो, मैं मम्मी को बताता हूँ, कहते हुए वरुण एक झटके से तेज स्केटिंग करते हुए घर के भीतर चला गया। सुष्मिता को जब मेरी इस उपलब्धि के विषय में पता चला तो वो थोड़ा प्रसन्न तो नजर आई, मगर ताने कसने से बाज नहीं आई। आप सभी मैमल्स के जीन्स तो खूब पढ़ते व समझते हो, मैं भी तो मैमल्स में आती हूँ, जरा मुझे भी पढ़ लो और समझ लिया करो। फिर अगले ही पल वो अचानक फूट फूट कर रोने लगे। ये क्या रिश्ता बना है हमारे बीच? इतनी महत्वपूर्ण खबरें भी एक दूसरे को सीधे सीधे नहीं सुना सकते। बच्चों की मध्यस्थता की जरूरत पड़ती है। मैं बहुत अच्छे मूड में था, उसके साथ बिल्कुल भी नहीं उलझना चाहता था। सो खामोश रहा। न साथ बैठकर कोई बातचीत, न कोई गिले शिकवे, न कोई मान मनुहार। हमसे अच्छे तो ये विदेशी हैं, एक दूसरे को किसी धोखे में तो नहीं रखते। जब वे अपने जीवन साथी से ऊब चुकते हैं तो उसे आज़ाद कर देते हैं, घुटा घुटा कर तड़पाते नहीं। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा कि फिर इसका गिड़गिड़ाना शुरू हो गया। इस हर्ष व उल्लास के मौके पर, जबकि इसे अपने पति पर गर्वित होते हुए मेरी सराहना करनी चाहिए, ये टसवे बहाने में लगी है, मुझे कोस रही है। मैं बेरुखी से उससे बोला, देखो सुष्मिता, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। यदि तुम्हें मुझसे, यही तो मेरी सबसे बड़ी शिकायत है कि आपको किसी से कोई शिकायत ही नहीं। उसने एकदम से मेरी बात काटी। सूरज निकलता है तो भी ठीक है, नहीं निकलता तो भी ठीक है, दुनिया गोल है तो भी ठीक है, चपटी है तब भी ठीक है। मैं पहले भी आपको कई बार कहा कि मैं आपकी तरह कोई स्कॉलर या कोई सन्यासी नहीं हूँ। मैं एक बहुत मामूली औरत हूँ। मेरी छोटी छोटी इच्छाएं हैं, छोटे छोटे शौक। देखो सुष्मिता, मैं अपना वक्तव्य जारी रखते हुए कहा, यदि तुम मुझसे ऊब गई हो और मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा दम घुटता है तो तुम मुझे छोड़ सकती हो। मेरे साथ ज़बरदस्ती रहने की ज़रूरत नहीं। हाँ हाँ, छोड़ दूंगी। इस तरीके से साथ रहने की कोई तुक भी नहीं। आप मेरा और मेरे बच्चों का इंडिया जाने का टिकट कटवा दीजिए। बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें जहाँ जाना है चली जाओ, मैंने सख्ती से कहा। बच्चे यहाँ मेरे बिना कैसे रहेंगे? तुम तो अपने रिसर्च में ही तल्लीन रहते हो, उन्हें यहाँ कौन देखेगा? उसने हैरत से पूछा। मैं उन्हें देख लूंगा, फिर बच्चे अब इतने छोटे भी नहीं रहे, मैं बोला। वरुण, जो हमारी बातें सुन रहा था, अपनी माँ को सुझाने लगा, हाँ मम्मी, आप कुछ दिनों के लिए इंडिया चले जाओ, मैं और भैया पापा के संग यहाँ अकेले रह लेंगे। उसने एक झटके से अपने बहते हुए आंसू पोंछे, उठकर किचन में गई, खाना बनाया, वरुण को डाइनिंग टेबल पर बिठाकर उसे भोजन कराया। 11 बजे मैं भी बेडरूम में आ गया, उसके बगल में लेट गया। वो अभी तक सोई नहीं थी, करवटें बदल रही थी। थोड़ी देर में वो उठ गई, सिरहाने में बैठकर मेडिटेशन करने लगी। मैं आंखें खोलकर उसे गुमसुम देखता।
फिर बंद कर लेता। फिर मुझे अपनी हल्की नींद में आभास हुआ कि वो बिस्तर से उतरकर कमरे से बाहर चली गई है। मुझे गहरी नींद आ गई। सुबह 6:30 बजे जब मेरी नींद खुली तो वो मेरी बगल में नहीं थी। मैं ड्राइंग रूम में आया। वो फ़ोन के पास सोफे पर अजीब सी मुद्रा में ढुलकी हुई सी बैठी थी। मैंने उसे हल्के से छुआ तो एकदम से एक बेजान वस्तु की तरह पूरी ढुलक गई। मेरे मुख से एक वीभत्स चीख निकल गई। वरुण जगकर अपने कमरे से भागकर ड्राइंग रूम में आया। हम दोनों उसकी नब्ज, धड़कन व सांसें टटोलने लगे। कुछ ठहरा हुआ। आसपास के वातावरण से साफ लग रहा था कि रात भर सुष्मिता को काफ़ी तकलीफ रही। मेज़ पर पानी का ग्लास, कुछ दवाइयाँ व उसका मेडिकल कार्ड पड़ा था। उसके गुरुजी की फ़ोटो उसकी गोदी में। फ़ोन का झूलता चोंगा चीत्कार कर रहा था कि उसने रात में डॉक्टर को फ़ोन करने की भी कोशिश की या फिर मयंक को फ़ोन पर बुलाना चाहती थी। मैंने तुरंत झूलते रिसीवर को पकड़कर डॉक्टर को फ़ोन किया। मयंक को भी फ़ोन करके घर बुलाया। हम दोनों सुष्मिता के हाथ पैरों की मालिश करने लगे, उसकी छाती मलने लगे। वरुण उसके मस्तक, कपोल व हाथों को चूमने लगा, उसे पुकारने लगा, उठो मम्मी उठो। मयंक के दोस्त का घर हमारे घर के पास ही था, तो डॉक्टर से पहले वो घर पहुंच गया। बदहवास सा। क्या हुआ कल शाम को? मुझे संदिग्ध नजरों से घूरते हुए उसने तीखे स्वर में कहा। कुछ नहीं, बस तुम्हारी मम्मी थोड़ा बेचैन लग रही थी। कभी करवटें बदल रही थी तो कभी मेडिटेशन कर रही थी। फिर वो उठकर बेडरूम से बाहर चली गई थी। मैंने कपकपाते स्वर में कहा। हद हो गई अलगावपन की। एक व्यक्ति आपकी बगल में तड़प रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। तुम्हारी मम्मी ने मुझे जगाया ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं। मैं एक रात के लिए बाहर क्या गया और घर में ये तमाशा हो गया। वो स्वयं को कोसने लगा, मुट्ठी मारने लगा, अपने बाल नोचने लगा। क्यों मैं जेम्स के घर सोने गया? क्यों मैं जेम्स के घर सोने गया? तू क्या कर लेता यहाँ? मैंने उससे पूछा। मयंक कुछ नहीं बोला, बस मुझे घूरता ही रहा, जैसे कि मेरे भयभीत चेहरे से वो कुछ पढ़ने की चेष्टा कर रहा हो। मैं उसके सम्मुख स्वयं को बहुत बौना महसूस करने लगा। वो 17 वर्षीय लड़का, जिसके चिकने चेहरे पर दाढ़ी मूछ की अभी हल्की कालिमाही उदय हुई थी, जिसका कद चंद दिन पूर्व ही मेरे कद से ऊपर उठा था, सहसा मुझे अपने से बहुत ऊंचा नजर आने लगा। मैं उससे नजरें नहीं मिला सका। मैंने अपनी नजरें फेर लीं। इतने में कॉल बेल बज उठी। मैं लपक कर दरवाजे की ओर बढ़ गया। क्या उम्र रही होगी इनकी? सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग डॉक्टर ने सुष्मिता की देह को टटोलते हुए पूछा। अगले महीने 42 पूरे होने थे। मैंने बदहवासी में जवाब दिया। इनकी फैमिली में कोई हार्ट अटैक की हिस्ट्री? मैं नहीं समझता। अभी माता पिता तो क्या, नानी और दादी भी सही सलामत हैं। एक क्षण रुककर मैंने अपनी तेज होती गई सिसकियों के बीच पूछा, क्या हार्ट अटैक हुआ है? बाकी अगर डेथ का एकदम सही कारण जानना है तो बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, पोस्टमार्टम क्या करवाना, डेथ तो नेचुरल हुई है, मेरे मुंह से एकदम निकला। सुष्मिता के दाह संस्कार में मेरे, मयंक व वरुण के अतिरिक्त बस स्थानीय गिने चुने लोग ही थे। भारत सभी को सूचित किया गया था। सबसे मुश्किल मुझे सुष्मिता के माता पिता को खबर देने में हुई थी। सुष्मिता सुबह 4 बजे नहीं रही। वो अब क्या, वो सब अपनी मरी बेटी या मरी बहू, मरी बहन, मरी भाभी का मुख देखने इतनी दूर आते? सभी का यही मत रहा कि देश को वहीं स्वीडन में ही जला दिया जाए। राख लेकर हम तीनों भारत पहुंचे और फिर वहां विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके प्राणहीन शरीर को विद्युत के दहन गृह में भस्म करके हम घर लौट आए। मयंक चुपचाप अपने कमरे में चला गया, पीछे पीछे वरुण भी। 11 वर्षीय वरुण अपने बड़े भाई से ही लिपट कर रो रहा था। अपने दुख में वे मुझे भागीदार नहीं बना रहे थे। मैं कुछ पल मयंक के कमरे के बाहर किन कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा रहा, फिर ड्राइंग रूम में आकर सोफे की कुर्सी पर निढाल सा बैठ गया। आंखें बंद कर सुष्मिता के विषय में सोचने लगा, बड़बड़ाने लगा। सुम्मी, मैंने तो एक 22 वर्षीय शोक, चंचल व निरोग लड़की से शादी की थी। कब और कैसे तुम्हारी श्रृंगार मेज की दराजें पाउडर, लिपस्टिक व सेंट की शीशियों के बजाय दवाइयों की गोलियों व बोतलों से भरती चली गई, पता ही नहीं चला। क्यों तुम्हारे बहकते थिरकते कदम
अध्यात्मवाद के ठोस धरातल पर जमने लगे? क्यों तुमने अपने यौन उत्पाद को शांत कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना शुरू कर दिया? क्यों क्यों क्यों? मैं सहसा भय से सिहर उठा। एकदम से मेरी आंखें खुल गईं। मैंने कमरे के चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। सुष्मिता की वस्तुएं, पीतल की धातु का ओम, गुरुजी की प्रतिमा, नुकीले कांटों की धार वाली तलवों की मालिश करने की मशीन, धर्म, दर्शन, वेदांत की पुस्तकें कमरे में इधर उधर बेतरतीब पड़ी मुझे चिढ़ा रही थी। मैंने अपनी आंखें पुनः बंद कर ली। बड़बड़ाने लगा, काश सुष्मिता, मैं तुम्हारी हाँ में हाँ और तुम्हारी ना में ना मिला सकता। तुम्हारे स्वर में अपना स्वर मिला लेता। मैं कह सकता कि मिसेस सुंदरम ने घर आए अतिथियों का सत्कार अच्छे ढंग से नहीं किया था। मिसेस जाडेकर के प्रति तुम्हारी शिकायतें जायज़ थीं। काश मैं तुम्हारी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर मौसम को कोस सकता कि वास्तव में ठंड आज बहुत अधिक है। जाड़ों में हर समय यहाँ कोहरा क्यों छाया रहता है? काश मैं स्विमिंग पूल में तुम्हें अपनी बाहों में भरकर भरी भीड़ में अपनी यौन उत्तेजना का परिचय दे पाता। काश मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरुजी की फोटो के सामने आंखें मूंद कर बैठ ध्यान लगा पाता। काश काश मैं ये सब कर पाता तो आज तुम्हारा बड़ा बेटा मयंक मुझ पर यह इल्ज़ाम नहीं लगाता, यू हैव किल्ड हर। कल मैं लंदन अवार्ड के लिए नहीं, तुम्हारी राख लेकर इंडिया जा रहा हूँ। कहानी यहीं तक। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।